Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 13 of Sampling Design and Analysis MTH 494. Okay, I am Osam Chauhan and presenting you lecture number 13. Right? Okay. So far, अभी तक हमने जितना कुछ देखा, this is just a review of like couple of slides, not couple of slides, maybe 5-6 slides हों. और in fact, I just copied all of the slides here so that कि जिसमें जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे, बाकी हम उसमें से निकाल देंगे. So what we talked about is that what is stratified random sampling, और हमने अपने इससे पिछले लेक्चर के अंदर ये प्रूव किया था इनफैक्ट कि इससे पहले हम जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते आ रहे थे, ऑब्वियसली उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे. वो ड्रॉबैक्स जो थे वो हेट्रोजेनिटी के थे. हमने इसको उस लेवल पे तो कहीं पर कंसिडर नहीं किया, लेकिन इस लेवल पे आके हमने कहा कि वी नीड टू थिंक अबाउट इट दैट आइदर वी आर डीलिंग हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट एंड हाउ टू टैकल दैट. हमने यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन देखी. स्ट्रैटिफिकेशन हमारे पास होती क्या है? दैट इज अ लेयरिंग, ग्रुपिंग, और दैट इज नोन एज अ स्ट्रैटिफिकेशन इन विच वी जस्ट ट्राई टू फॉर्मुलेट some homogeneous groups out of the heterogeneous environment just to make precise results. Okay, then हमने उसकी examples देखी and we talked about regional stratification and then we talked about some layering approach, that is two-level stratification. फिर हमने ये कहा कि हम stratify करते क्यों हैं, that is basically gaining precision. एक चीज़ तो ये है. Second, हमारे पास कुछ practical और कुछ administrative reasons हमने जिसके ऊपर last time बात की कि हमें stratification उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है. देन हमने कुछ डिज़ाइन इश्यूज़ के ऊपर बात की थी या डिज़ाइन चॉइसेस के ऊपर बात की थी, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे भी साथ साथ थ्रू आउट द कोर्स बात करते रहेंगे. देन वी सॉल्व वन एग्जांपल एंड दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट एट दिस स्टेज हमने इसकी एग्जांपल्स देखी. और देन वी टॉक्ड अ वेरी ब्रीफ थिंग अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन. और हमारी पिछले लेक्चर का जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ यही था कि आपको स्ट्रैटिफिकेशन समझ आ जाए. यू शुड नो दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाई वी वांट टू डू स्ट्रैटिफिकेशन. सो आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 12 से ये आइडिया तो बहरहाल फेल हो गया होगा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है. देन कम्स यहाँ पे अब कुछ थोड़ी सी यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे. उसमें सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ द पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन. What is the meaning of the post stratification? That is after stratification हमने क्या करना है? That is the stratification is sometimes introduced after sampling phase in a process called post का मतलब होता है बाद में. Post stratification. This approach is typically implemented due to a lack of prior knowledge of an appropriate stratifying variable or when the experimenter lacks the necessary information to create a stratifying variable during the sampling phase. हमने इससे पिछले लेक्चर में एक बात ये की थी जहाँ पर हमने डिज़ाइन चॉइसेस की बात की थी. वहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की, अगर आप देखें तो हमने बात की थी कि आपका स्ट्रैटिफाइंग वेरिएबल्स कौन सा है. बट होता ये है कि जब आप प्रैक्टिकली रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको सम टाइम ये नहीं पता होता कि यार मुझे ग्रुपिंग किस बेस पे करनी चाहिए. कोई बहुत ही बेसिक लेवल की जो रिसर्च है वहाँ पर तो कोई इशू नहीं है. आपको पता होता है कि आपने जेंडर बेस्ड क्लासिफिकेशन करनी है, आपको पता लिंग्विस्टिक बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन. हमारे पास इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं. बट अगर आपको ऐसा हो कि हमें ना पता हो कि स्ट्रैटिफिकेशन कैसी करनी है, तो इन द सैम्पलिंग फेज हम सिर्फ उसको रिव्यू करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम स्ट्रैटिफिकेशन की तरफ जाते हैं जब हमारा स्ट्रैटिफिकेशन वेरिएबल जो है वो डिसाइड हो जाता है. Although the method यहाँ पे okay, method is susceptible to the pitfalls of the post hoc approaches. It can provide several benefits. Although कि हमें पता है कि this is not a highly recommended approach, but it can provide several benefits in the right situation. Implementation usually follows a simple random sample. In addition to allowing for stratification on an ancillary variable, auxiliary variables, post stratification can be used to implement weighting, which can improve the precision of the sample estimates. हम ये बात already वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, दैट या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. Obviously इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास यही होता है कि we have to get some precise estimates, right? What is oversampling? Oversampling के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करने की इस स्टेज पे जरूरत है. that the choice based sampling
is one of the stratified sampling strategies. Well, हमें ये पता है कि हम जब भी stratification करते हैं वो हम अपने interest के लिए करते हैं, अपनी choice के लिए करते हैं, ताकि हमारे results easy हो जाएं, हमारा sampling का analysis easy हो जाए. So we can call it as a very important strategy in the stratification, that is a choice-based sampling. In this, data are stratified on the target and a sample is taken from each strata so that the rare target class will be more represented in the sample. Well, this is important. ये उसने बड़ी important definition की है. इशू ये है कि इससे अगर हम इस्लामाबाद के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद के लोगों का कोई भी हमारे पास एक जब हम कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है, तो वेल हमारे पास इस्लामाबाद में डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे लोग रहते हैं. तो इशू ये है कि अगर से इफ आई एम स्टैंडिंग इन द जीना सुपर एंड आई एम डूइंग दैट रिसर्च, इफ आई एम स्टैंडिंग एट अ 0 पॉइंट और अपारा और एनीवेयर, कोई भी हम एक लोकेशन ले लें, तो इशू ये है कि हर लोकेशन के ऊपर ऑल टाइप ऑफ द पीपल ऑफ इस्लामाबाद कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, राइट. सो अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन कर लेंगे, ऑब्वियसली वो चॉइस बेस्ड हमारे पास सैम्पलिंग होगी. तो चॉइस बेस्ड सैम्पलिंग के अंदर जो कि स्ट्रैटिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट थीम है बिहाइंड स्ट्रैटिफिकेशन, तो वो क्या करता है, वो आपकी पॉपुलेशन के अंदर वो वाले यूनिट्स, वो वाले एलिमेंट्स से हम कहते हैं झुग्गियों में जो लोग रहते हैं, राइट, इलीगल है लीगल है हम इस क्वेश्चन में नहीं पढ़ते, बट एनीवे दे आर पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, राइट, एट द मोमेंट. सो उसमें क्या होगा कि हमारे पास वो रेयर इवेंट, वो हमारे पास जो रेयर पोर्शन है ऑफ द पॉपुलेशन, वो भी अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन कर लेते हैं तो वो भी उसमें शामिल हो सकता है. द मॉडल इज देन बिल्ट ऑन दिस बायस्ड सैंपल. चूंकि चॉइस बेस्ड है, चॉइस चूंकि हमारी है, सो बायस तो हमारे पास आ गया, पर्सनल बायस इंट्रोड्यूस हो गया. दिस मॉडल इज देन बिल्ट ऑन दिस बायस सैंपल. द इफेक्ट्स ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स ऑन द टारगेट आर ऑफन एस्टिमेटेड विद मोर प्रिसिजन with the choice-based sample, even when a smaller overall sample size is taken as compared to the random sample. The results usually must be adjusted to correct for the oversampling, right? Now the question is that how to draw a stratified random sample. The very first step is to clearly specify the strata. कि आप किन चीज़ों के ऊपर यह स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं, किस बेस के ऊपर आप ये स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं. वेरी वेरी क्लियर. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैं से बोलूँ, मैं इसका लिंक निकालना चाहूँ, तो इसका लिंक क्या है कि आपके जो स्ट्रैटिफिकेशन के वेरिएबल्स हैं, जब तक वो नहीं क्लियर होंगे, यू कैन नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रैटा. सो to do a best stratified random sample, to have a best stratified random sample, you need to clearly specify the strata. Place each sampling unit of population in its appropriate stratum. This is a very very difficult thing. Okay, इसमें रीजन कई हो सकते हैं. कुछ लोगों को पता नहीं होता, कुछ चीज़ों का हमें पता नहीं होता, लोग सच नहीं बोलते, नॉन रिस्पॉन्स होता है. बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव स्ट्रैटिफिकेशन, यू हैव टू पुट ईच ऑफ द यूनिट इन इट्स अप्रोप्रिएट. ऑब्वियसली वो जितने भी स्ट्रैटा बने हैं वो सारे नॉन ओवरलैपिंग है, राइट. जब वो नॉन ओवरलैपिंग है, या हम कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, व्हेन नथिंग इज कॉमन बिटवीन टू ग्रुप्स, those groups are known as a mutually exclusive groups. Okay. तो अब एक सैंपलिंग यूनिट ने किसी एक ही स्ट्रैटम में जाना है. एक सैंपलिंग यूनिट दो स्ट्रैटम में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. हमने इसकी आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर एक हम CIT यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो CIT के अंदर ये हो सकता है कि एक फैकल्टी मेंबर जो है वो उस वक्त किसी कोर्स में भी पढ़ रहा हो, तो वो कोर्स में वो फैकल्टी में भी आ सकता है और वो स्टूडेंट्स में भी आ सकता है. तो वेल ऐसा हम नहीं कर सकते. आफ्टर द सैम्पलिंग यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटा. एक दफा आपने वो सैम्पलिंग यूनिट्स जो हैं वो स्ट्रैटा में डिवाइड कर दिए, वी सिलेक्ट सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रैटम बाय यूजिंग दैट टेक्निक डिस्कस्ड इन लास्ट यूनिट. इससे पहले हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूनिट डिस्कस किया था. हमने वहां पे ये बोल दिया था कि हाउ टू सिलेक्ट दैट, हाउ टू एस्टिमेट, और वो सारी चीजें हम कर सकते हैं. लेकिन एक बात जहन में रहे कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हमेशा सिंपल रैंडम सैंपल ही निकालना है. यू कैन यूज एनी टेक्निक. सो लेट मी मेक इट क्लियर. I can write it or any other technique, right? We must be certain, हमें sure होना चाहिए that the samples selected from the strata are independent. That is, different random sampling techniques should be used
within each stratum so that the observation chosen in one stratum do not depend upon those chosen in another. अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे तो मे बी वहां पर एप्लीकेशन की वजह से या और भी किसी वजह से बायस आने के साथ साथ सेम चूंकि अप्रोच फॉलो की जाएगी, तो हम नहीं चाह रहे कि उस तरह के ही यूनिट हमेशा हर स्ट्रेटम से सिलेक्ट हों. Now there are some additional notation is required to stratified random sampling. Abhi we are going to have in-depth estimation process of on the stratified random sampling, but before that कुछ terminologies को understand करना बेहद जरूरी है, right? That is L. L basically stands for total number of strata in your analysis, right? NH number of sampling units in stratum I. हर स्ट्रेटम चूंकि एक इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन के तौर पे ट्रीट हो रहा है, तो उसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं, राइट, उसको अगर आपने शो करना है तो यू विल हैव टू राइट NH, वेयर योर ओनली एन दैट इज द कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन. जो पूरी पॉपुलेशन है, हम बात कर रहे हैं, अगर आपने 6 स्ट्रेटा वहां पे डिजाइन किए हुए हैं, तो वो 6 स्ट्रेटा जो हैं उनको मिलकर पूरी पॉपुलेशन बनानी है. दैट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. अब उनके सारे आइटम्स को जब ऐड किया जाएगा तो बेसिकली आपकी पूरी पॉपुलेशन का साइज बन जाएगा, राइट. दैट इज यहां पे लिखा भी हुआ है n इज इक्वल टू n1, राइट, नंबर ऑफ स्ट्रेटा इन n1 n2 प्लस nl. जब आप इन सारों को जमा करेंगे दैट इज गोइंग टू बी n. और इनफैक्ट हमारे पास आगे जितने भी प्रूफ्स हैं, या इनफैक्ट अभी तक तो सो फार हमने इसके अंदर कोई प्रूफ शामिल नहीं किए, वो हम एट द एंड ऑफ द यूनिट देखेंगे कि अगर हमें कोई प्रूफ्स करने की जरूरत वहाँ पे महसूस हुई तो इंशाल्लाह. अभी तक सो फार मैंने जितना स्टडी किया है इसको, मुझे तो उसकी अभी तक कोई जरूरत फील नहीं हो रही, लेकिन अगर कुछ हुआ तो इंशाल्लाह वी विल पुट इट इन द लेक्चर्स, राइट. Now here is example 2.2, that is for the sake of understanding, right. This example is in fact not to solve, but this example is very important. Important इस सेंस में है कि हमने पूरी की पूरी स्ट्रैटिफिकेशन ऑलमोस्ट कुछ एग्जांपल्स को छोड़कर हमने इसी की बेस के ऊपर करनी है. So we need to know about it. So let's have a look first. An advertising firm interested in finding how much to emphasize television advertising in a certain county, not country, okay, decides to conduct a sample survey to estimate the average number of hours per week that households with the county watch television, right. एक काउंटी है, एक इलाका है, एक कस्बा है, whatever, जो भी आप उसे आप अपने ज़हन में अज्यूम कर सकते हैं. हम देखना चाहते हैं कि वहां पे एवरेज नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं कि एक घर में लोगों के टीवी देखने के, राइट. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द काउंटी? द काउंटी कंटेन्स 2 टाउन्स, टाउन ए एंड टाउन बी, एंड एक तीसरा भी उसके अंदर एक चंक मौजूद है, दैट इज अ रूरल एरिया. सो इसका मतलब ये कि वो जो पूरी काउंटी है उसके अंदर बेसिकली 3 एरियाज हैं, टाउन ए, टाउन बी एंड रूरल एरिया. अब इनकी थोड़ी सी उसने यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता दी है कि द टाउन ए इज बिल्ट अराउंड अ फैक्ट्री. जो टाउन ए है वो बेसिकली एक फैक्ट्री का एरिया बना हुआ है, मीन वो जो फैक्ट्री के साथ जो रेजिडेंशियल पोर्शन है वो है. एंड मोस्ट हाउस होल्ड्स कंटेन फैक्ट्री वर्कर्स विद स्कूल एजेड चिल्ड्रन. बेसिकली इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आई है, जरा अपने ज़हन में सोचिएगा. आपको पता है बच्चे जो हैं उनके टीवी देखने के आवर्स जो हैं वो कुछ और होते हैं एज कम्पेयर टू सम वर्कर्स. अगर एक बंदा कहीं जॉब करता है तो उसके टीवी देखने के आवर्स कुछ और होंगे. ओल्ड एज लोग होंगे जो मतलब ऐसा रिटायर्ड हैं, तो उनके टीवी देखने के जो मतलब पैटर्न्स होंगे, तो उन पैटर्न के साथ उनके आवर्स भी डिसाइड किए जाएंगे. टाउन बी इज एन एक्सक्लूसिव सबर्ब ऑफ अ सिटी इन अ नेबरिंग काउंटी एंड कंटेन्स older residents with few children at home, right. There are 155 households in town A, 62 in town B and 93 in rural area. Discuss the merits of using stratified random sampling in this situation. Now I think I should have this total वहाँ पे, I think I should make it here. अगर मैं यहाँ पे डिजाइन करूं तो दिस सिचुएशन इज समवट लाइक दिस. नाउ बेसिकली हमारे पास 155A में है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी टाउन ए
this is going to be town B and this is town C. So town A जिसका जो size है that is basically 155. This is town B जिसका जो size है that is 62 and this is rural area and इसका जो size है N3 that is 93 and capital N total जो है यहाँ पे 310 families या 310 households 310 घर हैं इधर, right? Now क्या मुझे यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे what लिख देता हूं ताकि जब आप इसे पढ़ें तो आपको याद रहे. What if we use or prefer SRS? सपोज करें मैंने 20 का सैंपल लेना है, मेरा N20 है और मैं वहां पे कहता हूं कि all the people living in this county are homogeneous with respect to उनकी टेलीविजन वॉचिंग पैटर्न. मैं रैंडमली आके यहां से ये मेरे पास एक काउंटी है, राइट? मैं 20 का सैंपल उठाता हूं. अब होना क्या चाहिए था कि इस 20 के अंदर टाउन ए, टाउन बी और आपका रूरल एरिया, इनकी रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी. माइंडेड, आई एम नॉट यूजिंग अ वर्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. सो चूंकि ज्यादा लोग यहां पे हैं एंड इफ आई एम स्टैंडिंग इन सम मार्केट, तो चूंकि इस टाउन ए के लोग ज्यादा हैं, ऑब्वियसली मार्केट में भी टाउन ए के लोग ज्यादा होंगे. और मैं अगर सिंपल रैंडम सैंपल यूज करते हुए यहां से ले लेता हूं, तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास टाउन ए से 18 लोग आ गए, सॉरी टाउन ए, टाउन बी से मेरे पास एक बंदा आ गया और रूरल से मेरे पास एक बंदा आ गया. तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन? इज इट जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन? ऑब्वियसली नहीं है, राइट? सो हमें कुछ और सोचना चाहिए. वेल वो कुछ और मैं क्या सोच सकता हूं, वो कुछ और अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ मैं एग्जांपल बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये टेक्निक फॉलो करें हम. सपोज करें इफ मैं अगर यूज करूं तो मैं कहता हूं ऐसा कर लेते हैं कि 155 डिवाइडेड 310. तो बेसिकली इस टाउन ए की रिप्रेजेंटेशन इस पूरी काउंटी में जितनी है, तो चूंकि मुझे 20 का सैंपल उठाना है, मैं यहां से देख लेता हूं मेरे पास क्या आंसर आता है, राइट? सिमिलरली मैं यहां पे 62 बाय 310 मल्टीप्लाई 20 ये कर लेता हूं एंड 93 मल्टीप्लाई 310 मल्टीप्लाई डिवाइडेड 310 मल्टीप्लाई 20 और यहां से मेरे पास क्या जवाब आता है. वेल अब जो सैंपल मेरे पास यहाँ पे आएंगे, ये एक अप्रोच है, हमारे पास उसकी और भी अप्रोचेस हो सकती हैं. मेरे पास यहाँ पे जो भी आंसर आता है मैं उसको निकाल के मैं उतना सैंपल यहाँ से उठा लूंगा बाय यूजिंग एनी टेक्निक जो भी मुझे सूटेबल लग सकती है इसके अंदर. सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट गुड अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर केस इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. सो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो नहीं होगा, राइट? बट अगर मैं ये अप्रोच, जो कि बड़ी लेमैन अप्रोच है, मैं इसके साथ लिख देता हूं कि this is just, you can call it as this is intelligent guess, right? So that is some sort of intelligent guess कि मैं अगर if I don't know about sampling, I have no idea what sampling is, so I can use it and I can sort this issue. So for stratified random sample we have N155, 155, N262, N393 and total population size is basically 310. So what he asked, that you have to discuss the merits of using stratified random sampling in this situation. So you can expect such question in your exams as well, right? So we were supposed to discuss the merits of using stratified random sampling in this situation. So we did it and we solved it, right? Now here comes a real fun, okay? This is quite same as we have done in simple random sampling, that estimation of a population mean and total. Now we are going to estimate, right? But this time we are not dealing with a simple random sampling, rather we are dealing with the population mean and population totals, right? Now
how can we use the data from a stratified random sample to estimate the population mean? That is the question in this slide, that how to do that. So let yi bar denote the sample mean for the simple random sample selected from stratum I. Clear? हमारे पास यहाँ पे different stratum होंगे. So अगर मैं हर stratum का इलादा से sample mean ले लूँ and उसको मैं denote कर दूँ yi bar, यानी if I am talking about first stratum तो उसका mean क्या होगा y1 bar, if I am talking about second stratum उसका mean क्या होगा y2 bar, and so on. And n, the sample size for stratum I, mu, the population mean for stratum I. हम ये बात कर चुके हैं कि हम हर stratum को इलादा population के तौर पे handle करेंगे. So उस stratum की जो actual mean होगी population की, that is known as a mu, and tau I, the population total for stratum I. तो हर stratum का चूंकि total भी होगा तो उसका जो total होगा हम उसको tau I कह देते हैं. In fact, this I was supposed to be here, and right. So let me change the color of the pen and let's get back to the old color. Okay. Then the population total tau is equal to tau 1, tau 2 and plus tau 3 plus tau L. तो मैं अगर सारे stratum के total को जमा कर लूँगा, I will get the population total, which is basically tau. Right? This was a simple thing. Now we have simple random sample within each stratum. हम यहाँ पे हर एक stratum के अंदर simple random sample use कर रहे हैं. Therefore, we know that y bar is an unbiased estimator of mu I, and ny bar I is an unbiased estimator of the stratum total. Tau I is equal to ni into mu I. और ये result हम already simple random sampling के case में वहाँ पे prove कर चुके हैं. Now here comes the estimator, that is estimator of the population mean mu. कि population mean mu का estimator क्या होगा. So that is going to be the equation number 1, and let me write it here, that is y bar st stands for stratified, that is equal to 1 by n. ये देख लें हम यहाँ पे इसी definition को follow कर रहे हैं, sorry इसको follow कर रहे हैं if we look into it. So 1 by n into n1 y1 bar plus n2 y2 bar plus. अब obviously we are dealing with the stratification, so हमारे पास nl and yl bar, and this is equal to, this can be written as 1 by n sum I varies from, now this is not I varies from 1 to n बल्कि I varies from 1 to l. हमारे पास number of stratas की बात हो रही है, and ni yi bar, and that is basically your equation number 2.1. Now if we are interested to find out estimated variance of the y bar st, इसकी बात हो रही है, so this is going to be variance of y bar st, that is equal to 1 over n square, right, into n1 square variance of y1 bar, but rather this is going to be estimated variance, so plus n2 square estimated variance of y2 bar, and plus nl square, याद रखिएगा अब हम यहाँ पे small n में deal नहीं कर रहे, into estimated variance of yl bar, right, and that is equal to this. Okay, so if I want to write it, that is 1 over n square into n1 square. हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है, वेरिएंस ऑफ y1 बार की हम ऑलरेडी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में देख चुके हैं, दैट इज n1 माइनस n1 डिवाइडेड कैपिटल N1 into small s1 square divided n1 plus n2 square n2 minus n2 divided n2 into s2 square divided n2 plus nl square into nl minus nl divided capital NL, right, and this into s square L divided NL, and this, right,
I think I should put it in brackets as well. So that हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, वो हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो वेरिएंसेस के रिजल्ट्स थे वी जस्ट रिप्लेस्ड इट. सो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 1/n², राइट, एंड सम I varies from 1 to L because पूरी लिमिट आपकी L तक चल रही है, and this is ni² into ni minus ni divided capital Ni into si² divided, obviously this is n1, this is n2, and this is ni, and this equation is going to be 2.2. So that is the variance of y bar st. Now bound on the error of estimation. So far हमने अभी तक हर जहां भी हमने estimates find किए हैं वहां पर हमने इनके ऊपर बाउंड एरर हमने वो बाउंड जरूर लगाया है. So यहाँ पर क्या होगा वो हमें पता है, that is equal to this 2 estimated variance of y bar st, and this is equal to, I think we should put it here as well. Okay. So this is going to be 2 1/n², sum I varies from 1 to L, and ni² into ni minus ni divided ni into si² divided ni and whole under the root, and this equation is basically 2.3. नंबर देने का सिर्फ यहाँ पे जो हमारा कोर पर्पस है वो सिर्फ इतना सा है कि आगे हमने जब भी इन इक्वेशंस को यूज करेंगे सो वी कैन recall these equations just for the sake of your own understanding. So here comes examples. As per our commitment, हमने कहा हम जिस भी चीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिस भी नई चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, we will try to introduce some problem along with that, some real life example. और अगर आपको याद हो तो हमने जो सबसे पहली एग्जाम्पल पढ़ी थी this one, हमने कहा था कि हम यहाँ पे throughout in the course we will follow this example along with its more varieties, right? So here comes the very first example, that is with reference to the previous example, that is 2.2. Suppose the survey plan is carried out. वो सर्वे जिसको बारे में वो एडवर्टाइजिंग फर्म जो थी वो सोच रही थी, they did it. The advertising firm has enough time and money to interview n is equal to 40 households and decide to select random sample of size n1 is equal to 20 from town A, n2 is equal to 8 from town B, and n3 is equal to 12 from the rural area. आगे जाने से पहले हमने यहाँ रेड पे लिखा है कि हाउ वी विल डिस्कस इट लेटर, बट आप एक बात देखें 28 and 12. लेट मी गो बैक. 28 and 12 यहाँ पे उसने क्या लिया है, अगर हम अपनी उस एग्जांपल को फॉलो करें तो 28 and 12. अभी आपने इसको देखना नहीं है बिकॉज ये हम बाद वाली बात है कि कहाँ से आया. तो देख लें यहाँ पे कोशिश ये की गई जिसका सबसे हाई पोर्शन था पॉपुलेशन में उसको हाईएस्ट सैंपल दिया गया था, देन सेकंड वाले को उससे लेस एंड उसके बाद उससे लेस, राइट. कैसे हुआ अभी मैं इस चक्कर में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ. हम जब थोड़ा सा आगे जाएंगे मे बी आज ही के सेशन में वी विल हैव अ लुक ऑन दिस. सो नाउ द सिंपल रैंडम सैंपल्स आर सिलेक्टेड एंड द इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय यूजिंग सिंपल. हमने जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने टाउन ए से 20 लोग लिए हैं, तो हम टाउन ए के जितनी मेरे पास सैम्पलिंग फ्रेम मौजूद थी हमने उनमें से 20 लोग रैंडमली सिलेक्ट कर ली बाय यूजिंग एनी टेक्निक और एनी अप्रोच. एंड इसी तरीके से हमने सेकंड स्ट्रैटम में से 8 ले लिए और थर्ड स्ट्रैटम में से हमने 12 लोग ले लिए. द सिंपल रैंडम सैंपल्स आर सिलेक्टेड एंड द इंटरव्यूज कंडक्टेड. द रिजल्ट्स with measurements of the television viewing time in hours per week are shown in the tables on the next slide. उनका जो वॉचिंग टाइम था, टीवी वॉचिंग टाइम था, वो आपको आगे वाली स्लाइड पे नजर आ जाएगा. एस्टिमेट द एवरेज टेलीविजन व्यूइंग टाइम. वेल हमने सबसे पहले बात ये करनी है कि वी हैव टू फाइंड एवरेज टेलीविजन व्यूइंग टाइम इन आवर्स पर वीक फॉर ऑल हाउस होल्ड इन द काउंटी. ये देखिएगा ये दो अलग बातें हो रही हैं. एक में हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल हाउस होल्ड इन द काउंटी एंड दूसरे में हम ये कह रहे हैं
all households in town B. In both cases, you are required to place a bound on the error of estimation. So एक में हमने overall पूरी population के अंदर average time find करना है, और in second case, in the B case, we have to find out the estimations in town B only. So that is a television watching time in hours per week. ये stratum A था, हमारे पास इसका जो sample था that was 20. So you can find that there are 20 observations, right? Let me write it here. There are 20 observations. So N1 is equal to 20. Similarly, N2 is equal to 8, and 8 you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and N3 is equal to your 12 observations. यहाँ तक बात समझ आ रही है? से हमने जो वहाँ पर रेंडमली जो पहली फैमिली चूज़ की थी वो हफ्ते में 35 आवर्स जो है वो टीवी देखते हैं. सेकंड में जो फैमिली चूज़ की थी वो हफ्ते में 28 आवर्स देखते हैं, 26, एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो ऑन. Now, what we have to do, we have to estimate the average television viewing time in hours per week for all the households in the population or in the county and all the households in the town B. So now we have to have some further calculations here. The very first thing is that we have to find out y bar st. So y bar st, that is equal to, हमें इसका फार्मूला पता है, that is 1 by n into n y1 bar, sorry, n1 plus n2 y2 bar plus n3 y3 bar. Well, यहाँ पे ये है कि y3 because we have three strata, right? So now by putting the values, we have 1 by 310, capital N हमारे पास यहाँ पे ये है, so 155 into 33.9. अगर आप इनका मीन निकालेंगे तो y1 bar is equal to 33.9, whereas y2 bar, ये हमने इनफैक्ट आपके लिए निकाल के पहले से रखे हुए थे, राइट? इतने हम जीनियस नहीं है कि हम रन टाइम पे सब डेटा को देख के तो इसका मीन फाइंड कर लें. सो वी हैव कैलकुलेटेड, सो दैट एंड दैट मीन इज इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई एम जस्ट कॉपीइंग एंड दिस 25.125 and your sorry, y3 is y bar 3 is equal to 19.0. So I am just simply putting the values, then plus 62 into y2 bar is equal to 25.125, then plus 93 into 19.0. So अगर आप इसको निकालेंगे, that will become 27.7 hours, right? चूँकि ये हमने all households की बात हो रही है, right? So you can consider it as this is A part, और A part की हमें सारी. So this 27.7 y bar st is equal to 27.7 hours is the best estimate of the average number households hours per week that all households spend watching TV. Now we are obviously interested in y bar st because हमने bound and error भी निकालना है, so उसके लिए we have to have variance. So this is equal to 1 over n square sum. फार्मूले हमारी कोशिश है कि हम बार बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए. That is n I square
into Ni minus Ni divided capital Ni, and when you multiply it with Si square divided Ni, right, by putting the values, that is 1 by 310 into 155 minus, या आई थिंक हमारे पास इसकी वो फाइनल जो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं वो सारी पड़ी हैं हमारे पास. तो 0.871 into 35.358 divided 20, right, and then plus 62 square into 0.871 into 232.41 divided 8 and plus 93 square. इनफैक्ट हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे डाल के पहले से निकाल ली थी, बिकॉज हमने यहाँ पे रन टाइम पे कैलकुलेशन तो कोई नहीं करनी थी. सो वी थॉट इट्स बेटर टू हैव दीज कैलकुलेशंस. वी आर जस्ट पुटिंग, हमने यहाँ पे हमारे पास n1 भी मौजूद है और स्मॉल n1 भी मौजूद है, राइट. आई थिंक हमारे पास n1 ये भी मौजूद है, दैट इज 0.871 इंटू 87.636 डिवाइडेड 12, और यहाँ पे ब्रैकेट भी मौजूद है, ठीक है. एंड इफ यू सॉल्व इट you will get 1.97. That is basically estimated variance of y bar st, right. Now the estimate of the population mean with an approximate 2 standard, the estimate of the population mean with approximate 2 standard deviation. ST always stand for bound on error of estimation would be y bar st plus minus 2 variance of y bar st. So this will definitely lead to 27.7675. I think exact value इसकी ये आई थी 2, और variance of y bar st अभी हमने निकाला है 1.97. So if you solve it, this is going to be 27.7 plus minus 2 point. Thus we estimate the average number of hours we estimate average number of hours per week that a household in the county view TV to be 27.7 hours, and the error of the लिख लेते हैं इसको भी, the error of estimation should be less than 2.8 hours with a probability approximately 0.5
0.95. So in fact that is for 95% only. Clear? So these are the information हमने आपको यहाँ पे स्ट्रैटम की जितनी भी यहाँ पे जितने भी हमारे पास स्ट्रैटा थे हमने उनकी एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन दे दी है. N120 Y1 bar 33 point this, S1 square is this and N1 is this. So all the information are here. I think हमने ये स्लाइड को शायद थोड़ा पहले पुट करना चाहिए था. But anyway there are some calculations available. हमने आपके लिए निकाल के यहाँ पे रख दी हैं. Now is the B part. So this B part is this N2 is equal to 8 observation from stratum 2 this constitute a simple random sample, hence we can apply formula from previous unit the estimate of the average viewing time in town B with an approximate bound approximate 2 standard deviation bound on the error estimation given by y2 bar plus minus 2 n2 minus n2 divided n2 into s2 square divided n2. So just by putting the values, that is 25.1 plus minus 2, 62 minus 8 divided 62 into 232.411 divided 8 . So this is going to be 25.1 plus minus 10.3. So it means we can find that bound on the error. So this estimate has a large bound. Now the issue is that this estimate, in fact थ्योरी हम सिर्फ इसी लेवल पे लिख रहे हैं, बाकी हमने आगे जाकर थ्योरीज लिखनी नहीं है, बट ये थ्योरीज इनफैक्ट आपको यहाँ पे राइटिंग सेटअप भी बता सकेंगी कि आपने कैसे चीज़ों को एवेल्युएट करना है. This estimate has a large bound on the error. Large bound on the error of estimation because S2 square is large. वही हमारे पास जो हमने कहा था वेरिएशन की बात आ रही है, ठीक है, एंड सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल. डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, is very small, right? Thus the estimate y bar st y bar st of the population mean
is quite good as compared to this individual stratum जो हमने 2 के लिए किया है. इसके मुकाबले में जो हमने ये y bar st निकाला था, ये हमारे पास ज़्यादा एक अच्छा estimate आया है, is quite good, but the estimate y2 bar, but the estimate y2 bar of the stratum 2 is poor, right? और ये बात हमने यहाँ प्रूव करके देख भी ली है. नाउ एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसके ऊपर, एंड देन आई थिंक हमारे पास ये वाली एग्जांपल ख़त्म हो जाएगी. दिस इज़ large example and long one in fact, but these notes were very important. If an estimate is desired for a particular stratum, if an estimate is desired for a particular stratum, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे stratum B के लिए निकाला है, the sample from that stratum must be large enough this is very important with respect to exam, okay, must be large enough to provide reasonable bound on error of estimation. So in this example what we try to prove that, पहले तो हमने इस सारी पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे वैल्यूज फाइंड की. हमारे पास यहाँ पे y bar st भी आ गया, हमने यहाँ पे उसका वेरिएंस भी निकाल लिया, राइट? लेकिन फिर हमने यहाँ पे स्ट्रेटम बी के लिए निकाल के देखा, राइट? हमने उसके लिए भी फाइंड किया, और जब हमने उसका यहाँ पे आंसर निकाला तो हमें पता चला कि अगर हम उसके लिए निकाल रहे हैं तो वो बहुत पुअर रिजल्ट दे रहा है. और वो पुअर रिजल्ट बेसिकली क्यों दे रहा था? उस पुअर रिजल्ट देने की बेसिक लॉजिक ये थी कि उसका जो वेरिएंस था, सैंपल वेरिएंस, दैट वाज लार्ज, वेयर एज उसका सैंपल साइज जो था दैट वाज वेरी लो. इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन इजीली कंक्लूड, in fact this is important conclusion as well, so we can write as this is important conclusion, right? That is important conclusion. If an estimate is desired for a particular stratum, अगर आपने किसी individual stratum के लिए कोई result find करना है, then उसमें से जो sample draw करें वो sample size should be large enough, और ताकि उसका हमारे पास फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे जो हम एरर ऑफ एस्टिमेशन पे बाउंड फिट करेंगे, बाउंड लगाएंगे, वो हमारे पास एक अच्छा और रीजनेबल हमें वहाँ पे बाउंड उसका मिल सकता है, राइट? सो नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन टोटल टॉ. अब हम बात करें पॉपुलेशन टोटल कैसे उसको एस्टिमेट किया जाएगा. सो द प्रोसीजर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टोटल टॉ follows directly from the procedure for estimating mu. बिल्कुल सेम प्रोसीजर्स हैं जैसा कि हमने म्यू को एस्टिमेट करने के लिए किया. सिंस टॉ इज इक्वल टू एन म्यू, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि टॉ जो है वो आपका एन म्यू के बराबर होता है, एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ टॉ इज गिवन बाय एन वाई बार एस टी, बिकॉज हम सिंपली यहाँ पे अगर म्यू को भी रिप्लेस कर दें तो वी कैन हैव वाई बार एस टी, राइट? So, whereas the estimators of the population total tau, that is equal to n y bar st, that is equal to n1 y1 bar plus n2 y2 bar and plus so on nl yl bar. So, we can write it as sum I varies from 1 to L Ni Yi bar. So that is equation number 2.4. And if we are interested in the estimated variance of the Ny bar St,
we can have variance of n y bar st, that is equal to n square, n by chala jayega, so we will be left with the variance of y bar st, and that is equal to, हम यहाँ पे simply अगर इसकी values को भी put कर दें, so we can have sum I varies from 1 to n, L ni square into ni minus ni divided capital Ni into Si square divided Ni. So this equation is 2.5, right? So bound on the error, if we have to find out bound on the error, so that is basically 2 estimated variance of y bar st. So this, that is equal to 2 sum I varies from 1 to L ni square. ये याद रखिएगा हम इसकी लिमिट को L तक लेके जा रहे हैं, into ni minus ni divided ni into Si square divided ni, and this. That is the bound on error of estimation, right? Now we have another example to handle this, and this is again refer to previous example. Estimate the total number of hours per week that households in the county view television, and you have to place a bound on the error of estimation. I think this is going to be the last example of the day, और हम यहीं पे शायद अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे. So चूँकि we have to find out the total tau, हमने उसको estimate करना है, so that is equal to n y bar st, ये c के बराबर होता है, that is equal to 310. मैं यहाँ पे सिंपली उसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 27.7. अगर आपको याद हो तो हमने ये वैल्यूज इससे पिछले एग्जाम्पल में फाइंड आउट कर ली थी, दैट इज 8587 आवर्स. That is the total number of hours watching television in that particular county. And if we are interested in the error, bound on the error of estimation, for that we need to find out this n y bar st, and that is equal to n square variance of y bar st. This is equal to 310 into, और हम ये variance भी निकाल चुके हैं, that is 1.97. So this is going to be 189 and 278.560, right? The estimate of the population total with a bound on the error of estimation is given by, so you can find it like this, that is going to be 2 estimated variance of y bar st, right? But we have to find out in the form of the 2 standard deviation away from the average value, so we will not use this one, rather we are going to use n y bar st plus minus 2 into variance of n y bar st, right? And obviously we have to put this, and that is equal to 8587 plus minus 2 into 189 278.560. So this value is going to be 8587 plus minus 870. So error of estimation, basically this is error of estimation, bound on the error of estimation. Therefore error on estimation
should be less than 870. सॉरी, ये नीचे कट लगाना था. ओके, सो फॉर हमने आज एस्टिमेशन को भी देख लिया इन केस ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सो आज का सेशन हम उसको जब यहीं पे कंक्लूड करते हैं. एंड लेट्स हैव अ क्विक लुक कि आज हमने बेसिकली क्या देखा था, और उसको हल्का सा जस्ट हम रिव्यू करना चाहते हैं कि आज के लेक्चर में बेसिकली आज का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन से. बेसिकली उसमें ये होता है कि इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रैटिफाइंग वेरिएबल्स, देन हम पहले सैम्पलिंग फेज चला लेते हैं फॉर द हैविंग अ फेयर आइडिया, एंड आफ्टर हैविंग दैट पर्टिकुलर थिंग वी गो फॉर एज अ स्ट्रैटिफिकेशन. देन हमने कहा था कि हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल. सो इसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ है कि हमारे जो स्ट्रैटा हैं वो हमें बड़े क्लियरली स्पेसिफाई और डिफाइन करने चाहिए. एंड देन जब हमारे पास वो सारे हो जाए स्पेसिफाई, देन वी हैव टू पुट ऑल द यूनिट्स इन देयर रिस्पेक्टिव और अप्रोप्रिएट स्ट्रैटा. देन हम SRS जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई भी और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, राइट, जस्ट टू अवॉइड द डुप्लिसिटी. सो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जब भी हम इसको हैंडल करेंगे, so L is a number of strata, whereas NH is a number of sampling units in stratum I. N is basically size of the population or the total number of units in the population. So हमने यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल अंडरस्टैंड की जहाँ पर हमने इस बात को जस्टिफाई किया कि हमें कौन सी सिचुएशन में ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है. देन we try to estimate the population mean and population total. So for that, first we define the estimators for the population mean mu and the variance of y bar st, and then bound on the error of estimation. Then हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व की जिसके अंदर हमने वो मीन्स फाइंड किए. लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने का फाइंडिंग भी थी, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी. एक तो हमने ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट निकालने थे, एंड सेकेंडली हमें एक टाउन बी के लिए निकालने थे. तो हुआ ये कि हमारे पास जो ओवरऑल पॉपुलेशन के एस्टिमेट थे वो ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा अच्छे थे एज कम्पेयर टू a single stratum that is for town B. So we concluded one thing, that whenever if an estimate is desired for a particular stratum, the sample from that stratum must be large enough to provide a reasonable bound on the error of estimation. Then we understood the procedure of the estimation of population total tau, और हमने फिर सबसे पहले उसके estimators define किए. estimator define करने के बाद we try to solve the same data example, and we estimated population totals along with that bounds on the error of estimation. So we have concluded about population mean and population total and their bound on the error of estimation. So far हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया हो चुका है stratification का, and now we are in the process of estimation. So I hope that by the end of two more lectures you will be able to understand all these things very clearly. So हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. सो तब तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो.